हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने लाया हूं मॉडल सेट नंबर 5। और इससे पहले हम लोग 4 मॉडल सेट पढ़ चुके थे सोशल साइंस का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में तो होगा और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे लिखा होगा सोशल साइंस मॉडल सेट, आप जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा क्लास 10 का। और ये है 5वां। इसमें टोटल मैंने 48 क्वेश्चन कवर किया। तो 48 में आपको कम से कम 40 बनाना है। 40 से तो नीचे रहे तो फिर वो ना खुशगवार हो जाएगा, फिर आपको बनाना पड़ेगा कम से कम 40। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हर किसी के बोर्ड के लिए, हर बोर्ड के लिए, चाहे MP, UP, बिहार कहीं का भी हो, सभी के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1880 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870 में। 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन थर्ड ने, बिस्मार्क ने। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? बहुत ही आसान सा सवाल है ना। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 22 में, 23 में, 24 में। तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, है ना। आंसर इसका क्या होगा? डी होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। तो नेक्स्ट है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? एक बार कम से कम आपको जितना सारा ऑब्जेक्टिव सवाल है सोशल में, साइंस में, चाहे जिसमें भी, कम से कम एक बार जरूर पढ़िए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मन से। ठीक है, एक बार। इससे क्या होगा ना, ऐसा तो नहीं है, दिमाग तो गोबर नहीं है कि नहीं पूरा भूल जाइएगा। 50% जरूर याद रहेगा। और यही सवाल जब अगर एग्जाम में आ गया तो जरूर आपको लगेगा हाँ यार ये सवाल पढ़े हुए थे। तो इसलिए एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, है ना? फोन वाई चाउ, होचिमिन कुआंग या त्रियू? तो इसका आंसर होगा फोन वाई चाउ। द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फोन वाई चाउ। अगला सवाल है जी, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुई थी? जानते हैं ना, तिनकठिया प्रणाली जो है किस पर लागू हुई थी? उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या किसानों पर? तो तिनकठिया जो प्रणाली लागू हुई थी वो हुई थी किसानों पर। आंसर हमारा क्या होगा इसका? डी सही आंसर होगा। किसानों पे जो चंपारण सत्याग्रह से नाम सुनेंगे, तो चंपारण में किसानों पर जो है तिनकठिया रूल लागू किया गया था। वो नील की खेती के लिए चंपारण में तिनकठिया का रूल लागू किया था अंग्रेजों ने किसानों पर, जो कि 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह चलाकर उसको खत्म किया था। अगला है, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, है ना। तो उसके बाद जो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिक, जॉन साइमन, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड जॉन साइमन। लॉर्ड नहीं था, सर जॉन साइमन बोलते हैं, सर जॉन साइमन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सर जॉन साइमन। आंसर हमारा सी होगा, जो कि 1928 में भारत आए थे और इसका स्थापना 1927 में हुई थी। साइमन कमीशन भारत आए थे 1928 में। सवाल ये भी आता है आपके इम्तिहान में। खोंड विद्रोह कब हुआ था? खोंड एक नाम का विद्रोह हुआ था। खोंड ये उड़ीसा में हुआ था या बंगाल में या अहमदाबाद में या कोलकाता में? तो खोंड विद्रोह हुआ था, वो हुआ था उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में खोंड विद्रोह हुआ था। याद करेंगे इसको, उड़ीसा में कौन सा विद्रोह हुआ था? खोंड विद्रोह हुआ था। अगला सवाल है जी, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था? असहयोग आंदोलन चालू कब किया था आपको पता है, लेकिन वो स्थगित कब हुआ था? तो आपको पता है असहयोग आंदोलन स्थगित होने का कारण क्या था? चौरा चौरी हत्याकांड ना। उसी के कारण जो है 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, चौरा चौरी हत्याकांड भी 1922 में ही हुआ था। 10 का हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला सवाल है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? क्रॉम्पटन होगा, क्रॉम्पटन, जेम्स हारग्रीव्स ने, हम्फ्री डेवी ने या जॉन के ने? तो ये सवाल आपको याद हो गया, हम्फ्री डेवी ने जो है सेफ्टी लैंप का
आविष्कार किया था? ओके, अगला सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अफीम जब होती थी भारत में तो किस देश को भेजती थी अफीम? अफगानिस्तान, अमेरिका, जापान या चीन? तो आपको पता होगा चीन भेजती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अफीम जो है कहाँ भेजती थी? चीन भेजती थी। इसका आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। ओके, अगला सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इतना बार सवाल पढ़ाया हूँ कि ये सवाल आपको याद हो गया कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी। तो इसको पता हो, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था, दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? कमानवीर, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। ठीक है, याद रहेगा, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। अगला सवाल है भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? भारत में जूट की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? असम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में? तो भारत में जूट की सबसे अधिक जो खेती होती है वो होती कहाँ? पश्चिम बंगाल में, है ना। पश्चिम बंगाल में जूट की खेती सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, और सेकंड नंबर पे आता है आपका बिहार। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें यहाँ पे, कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन है जो उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन है पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। तो उपभोक्ता उद्योग यहाँ पे है चीनी उद्योग, है ना। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। सवाल यही सब रहेगा बच्चा, सवाल दूसरा कुछ नहीं रहने वाला, यही सब सवाल रहने वाला, सो मन लगा के पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा था? सिलिकॉन समझ रहे ना, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा था? बेंगलुरु को, मुंबई को, अहमदाबाद को, कोलकाता को। तो भारत का जो सिलिकॉन सिटी कहा था वो बेंगलुरु को कहा था। ठीक है, बेंगलोर या बैंगलोर जो भी बोलो, बेंगलुरु यही हमारा आंसर है। सिलिकॉन सिटी कहता है किसको? बेंगलुरु को। अगला सवाल है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना प्रतिशत है? 20.5%, 15.5%, 10.5% या 25.5%? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो 18 का जो आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, 10.5%। कितना होगा? 10.5%। आंसर हमारा सी सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। निम्नलिखित में कौन परियोजना बिहार राज्य में नहीं, अच्छा बिहार राज्य में है, कौन परियोजना जो है बिहार राज्य में है? कोसी परियोजना, सोन परियोजना, गंडक परियोजना, इनमें से सभी कौन सा परियोजना इनमें से है जो बिहार में है? तो ये तीनों की तीनों जो है बिहार में, कोसी परियोजना भी बिहार में है, सोन परियोजना भी बिहार में, गंडक परियोजना भी, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? डी इसका सही है। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहता है? हमेशा ये सवाल मैं देता हूँ ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए, और उम्मीद है कि आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलेंगे? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं कृषि क्षेत्र को, है ना। कृषि क्षेत्र को बोलते हैं क्या? प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। और जो औद्योगिक क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। और जो सेवा क्षेत्र है इसको बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। लास्ट में आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, ठीक है। और आपका उस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा, बिकॉज पढ़ा रहा हूँ तो सवाल तो देना पड़ेगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग जानते हैं जी, नीति आयोग, जिसका पहले नाम था योजना आयोग। पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग नाम था। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। 1 जनवरी जो है 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, यानी कि योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था। ओके, और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, 15 मार्च 1950। ये भी सवाल आता है। चलिए अगला सवाल है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? कितना प्रतिशत है ना। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितना प्रतिशत है? 41.4%, 54.4%, 64.4%, 70.4%। तो क्या होगा? 41.4%। हम लोग क्या ना, मिली जुली सरकार है, कभी हिंदी कभी इंग्लिश मिला के बोलते हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ 41.4%, 41 हिंदी बोल दिया, और ये क्या है 4% भी इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो दाल भात बना हुआ यहाँ पे है सारा कुछ। खैर कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। भारत में सबसे कम होगा
भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? सबसे कम इनकम वाला राज्य गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब। तो ये तो जान रहे हैं बिहार ही तो है जो सबसे कम आय। ये तो ऐसे बोल सकते हैं प्रति व्यक्ति सबसे कम आय है तो वो बिहार का ही है। प्रति व्यक्ति सबसे कम आय किसका है? बिहार का ही है। और गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा होता है, ये पता होगा आपको। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं कि मुद्रा का प्राथमिक काम क्या है? मुद्रा समझ रहे हैं ना, पैसा। पैसा का मेन काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है? संचय करना। क्या करेगा जमा करके यार? विलंबित भुगतान करना, लेट से भुगतान करने की क्या जरूरत है? मूल्य का हस्तांतरण करना, अरे नहीं ऐसे नहीं। विनिमय का साधन, जी बिल्कुल, विनिमय मतलब लेन देन, आपको मैं दिया आप मुझे दिए, यही तो है सबसे बड़ा काम, यही सबसे पहले काम। इसके बाद लेन देन पहले होगा तब तो संचय होगा, भुगतान करेंगे। बिना लेन देन के तो भुगतान कर ही नहीं सकते ना। साख के मुख्य आधार क्या है? साख के मतलब पता बताएंगे आपको। साख के मुख्य आधार है कि ऋण की राशि, समय, व्यक्ति का चरित्र, तीनों। साख के मतलब होता है विश्वास, है ना, मुझे आप पर विश्वास है। अब जब बैंक से जाओगे पैसा लेने के लिए तो अब बोलोगे सर मुझे उधार चाहिए, तो वो साख देखेगा, मतलब विश्वास देखेगा, क्या ऋण की राशि कितनी देंगे हम, कितना समय के लिए देंगे, व्यक्ति का चरित्र है कि नहीं, वो लौटा पाएगा कि नहीं, वो करता क्या है, वो क्या काम करता है, ये सब देखना पड़ता है। आपके भी दोस्त पैसा मांगता है 200 रुपया दीजिए मुझे, तो आपको उस पर विश्वास होगा तभी तो दीजिएगा ना, विश्वास नहीं होगा तो नहीं दीजिएगा, है ना। तो साख के मतलब होता है विश्वास, ठीक है। अगला सवाल, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? पढ़े होंगे आप लोग, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के मुख्य कितने अंग हैं? तो इसके 5 अंग हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। अगला सवाल है, किस पूर्व राष्ट्रपति ने वैश्वीकरण के प्रभाव का समर्थन करते हुए कहा था कि देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है? मतलब बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, कहने का मतलब ये है। ये किसने कहा था? अगर बिहार प्रगति करता है, अगर आप देश की प्रगति चाहते हो तो बिहार की प्रगति बहुत लाजमी है। ये किसने कहा था? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर KR नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो यही है मिसाइल मैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही बोला था कि बिहार की देश की तरक्की चाहते हैं तो बिहार की तरक्की करना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है जी, अगला सवाल यहाँ पे देख रहे, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? ना, सांप्रदायिक राजनीतिक, संप्रदाय के मतलब ये होता है धर्म से भेदभाव करना, धर्म में भेदभाव करना, बस। संप्रदाय का मतलब समझ लीजिए कि धर्म में भेदभाव पैदा करना। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, यही तो बात है। जहाँ एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझा जाए कि हम सबसे ऊंचा धर्म है, मतलब जाहिरी रूप से दिखाने के रूप में, हालांकि अंदर अंदर तो हर कोई बोलता है ना कि मेरा धर्म बहुत बड़ा है, हर कोई बोलता है, लेकिन एक तो आके रोड पे आके चिल्ला रहा है कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है, तो ये मतलब सांप्रदायिकता बताता है, ठीक है। तो आंसर हमारा फिलहाल ए होगा। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, साथ में रहना चाहिए। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, हाँ, है ना, एक धर्म के जो अनुयायी है एक समुदाय बनाता है। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, जो कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताता है, उसी को बोलते हैं सांप्रदायिकता, ठीक है। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन है? कौन सा राष्ट्र है जो सत्ता में साझेदारी करने का सबसे अच्छा प्रस्तुत उदाहरण, हाँ, कौन है? तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम या युगोस्लाविया। तो आंसर क्या होगा हमारा? होगा बेल्जियम, है ना। बेल्जियम जो है वो सत्ता में साझेदारी करने का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा? हमारा आंसर सी होगा, राइट आंसर। क्लियर है? तो हमारा आंसर होगा बेल्जियम, ठीक है। अब बेल्जियम की राजधानी आपको पता होगा ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में? बहुत बार आपका 2 अनुच्छेद आपको याद करने की जरूरत पड़ता है, तो किस अनुच्छेद में नागरिकों के स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है? ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, और वो है अनुच्छेद 19 जो है नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब स्वतंत्र का मतलब हुआ है स्वतंत्र से आप रह सकते हो, स्वतंत्रता पूर्वक जो आप जी सकते हो। अनुच्छेद 19 में बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जो नागरिकों को मिला है ये अधिकार, अनुच्छेद 19। अगला सवाल है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं कितने स्तर पर है? 1 स्तर पर, 2 स्तर पर, 3 स्तर पर, 4 स्तर पर? तो आंसर क्या होगा? 3 स्तर की, है ना, 3 स्तर पर। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है वो 3 स्तर पर है।
मजा आ रहा पढ़ने में आप लोग को? किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार मतलब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? आपको पता होगा मतलब किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो इसका क्या आंसर होगा? मोरारजी देसाई, है ना। मोरारजी देसाई के टाइम में ही उसी के नेतृत्व में सबसे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, जनता पार्टी जो बोलते हैं, जनता पार्टी के गठन हुए थे 1977 में, है ना। जानते हैं 1977 में जनता पार्टी की गठन हुई थी। आंसर हमारा भी होगा। अगला सवाल है जी, भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? हम भारत के लोग हैं, फेडरेशन, मौलिक अधिकार, मौलिक मूल कर्तव्य। तो फेडरेशन ये जो है ना, भारतीय संविधान में ये वर्ड फेडरेशन नहीं है, ठीक है। बाकी हम भारत के लोग हैं, ये भी है, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य सब है यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल बोलता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, लंदन, ब्रुसेल्स, रोम। तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में, है ना। कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ओके, क्या आंसर हो गया हमारा? सी हो गया इसका राइट आंसर। अगला सवाल है ना, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की अगर डिपेंड करना है किसी पे, लोकतंत्र की सफलता जो निर्भर करती है वो किस पे करती है? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता। आंसर हमारा सी होगा। अगला सवाल है जी, देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? निष्पक्ष चुनाव अगर कराना है देश में तो इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, चुनाव आयोग के पास या संसद के पास है? तो देश में निष्पक्ष रूप से अगर चुनाव कराना है वो है चुनाव आयोग के पास। क्या होगा? आंसर हमारा सी होगा। अगला सवाल है, इसको तो बताएंगे नहीं, हम आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत। तो 38 का आंसर बताओ। 38 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 37 नंबर सवाल आपसे पूछेंगे लास्ट में, ठीक है। आंसर हमारा स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश है। अगला सवाल है, 1789 में क्रांति हुई थी, कौन सी क्रांति हुई थी 1789 में? फ्रांसीसी क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, या औद्योगिक क्रांति, या रूसी क्रांति? तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, हमारा आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, सवाल देखें क्या बोलता है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के शासन में के लिए, यानी कि जो लोकतंत्र है वो जनता का है और जनता के द्वारा ही चुना जाएगा सरकार और जनता के लिए होगा। ये कथन कहा था अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा, अब्राहम लिंकन। रंगभेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलवाया था? तो बहुत ही सवाल है, रंगभेद आंदोलन सुने होंगे, है ना। रंगभेद के खिलाफ जो है मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलवाया था? मैक्सिको में, दक्षिण अफ्रीका में, बोलीविया में, या यूगोस्लाविया में? तो दक्षिण अफ्रीका में, है ना। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ मंडेला ने आंदोलन चलाया था। क्लियर है? तो बहुत ही फास्ट मैं बढ़ रहा हूँ मेरे ख्याल से। जो बाद में वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पहले रोकिएगा, आंसर दे लीजिएगा, उसके बाद फिर आप मिलाइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासन में महिलाओं को मतदान का अधिकार है? कौन सा शासन में जो है महिला भी मतदान कर सकती है? लोकतांत्रिक शासन में, धार्मिक शासन में, तानाशाही शासन में, या इनमें से कोई नहीं? तो लोकतांत्रिक शासन में ही जो महिलाओं जो है क्या कर सकती है? मतदान कर सकती हैं। चलिए, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम, अगर क्षेत्रवाद की भावना पैदा हो गया मन में तो इसका एक कुपरिणाम मतलब खराब परिणाम या बुरा परिणाम क्या होगा? अपने क्षेत्र से लगाव, या राष्ट्र एकता, या तो अलगाववाद। तो जिसके अंदर क्षेत्रवाद की भावना पैदा हो जाएगा, क्षेत्रवाद मतलब अपने क्षेत्र के बारे में सोचना, है ना, दूसरा क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं सोचना, अपने क्षेत्र के बारे में सोचना। तो अगर ये जब दिमाग में आ जाएगा, ये बातें जब आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं अलगाववाद। क्या बोलते हैं? अलगाववाद बोलते हैं। राष्ट्रहित तो अच्छी बात है जी, राष्ट्र एकता भी अच्छी बात है, ऐसे तो कभी आ ही नहीं सकता है, ठीक है। क्षेत्रवाद जब आ जाएगा तो अलगाववाद हो जाएगा। कोयला क्या है? कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय या जैव संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो 44 का अंतर हमारा हो जाएगा कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन है। क्लियर है? अगला सवाल है, भूस्खलन। भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो भूस्खलन ये है प्राकृतिक आपदा। बहुत ही आसान है चैप्टर ये वाला, आपदा प्रबंधन वाला, बहुत ही आसान। मेरे ख्याल से 6-7 सवाल आता है इसमें से, पूरा बनाइएगा आप लोग।
महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है? महासागर तल जो कंपन करता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। तो महासागर तल के कंपन का होता है वो ये सुनामी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। सुनामी के कारण जो है महासागर तल के कंपन का परिणाम होता है। अगला है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंगे कौन से हैं? भूकंप तरंगे सबसे पहले कौन सी तरंगे जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है? PSLT। तो पी तरंग होता है जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। कौन तरंग? पी तरंग होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सुनामी का संबंध है। सुनामी का संबंध किससे है? जानते हैं सुनामी का संबंध किससे है? तो सुनामी का संबंध है समुद्र से। आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। तो इस तरह से मैं आपको 20 से 20 मिनट हो रहा अभी, है ना, 48 सवाल खत्म कर दे। वाह, दिस इज अमेजिंग फैक्ट। नेक्स्ट सवाल, अब आपको मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, और वो होमवर्क करना है आपको और मुझे कमेंट करना है बहुत अच्छे तरीके से। कहाँ इस सब सवाल में पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? सब पढ़ा दिया ना, इस तो मैं पढ़ा दिया हूँ। हाँ, कहाँ गया भाई? इसे तो हो गया है ओ कहाँ गया, इधर आ गया। देखो जी, ये 37 नंबर सवाल ध्यान से दीजिए। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो पहले तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। और आपको कमेंट करना है कि 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था और 17वीं लोकसभा चुनाव। ये तीनों का आंसर मुझे चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत बार बताया हूँ, ठीक है। जिसका आंसर सही रहेगा उसको मैं देंगे अपना दिल निकाल के दे दूंगा। अरे बाप रे, जिंदगी नहीं बचेंगे। ये यहाँ पे हार्ट होता ना, हार्ट, वो मैं हार्ट वहाँ पे दूंगा, ठीक है, जिसका सही होगा। तो समझ जाना कि उसका सही है। ओके, आज चलिए तो आप लोग यहाँ पे कमेंट, यहाँ पे लाइव में नहीं करेंगे, नीचे जाकर कमेंट करेंगे। तो मज़ा आया आप लोग को पढ़ने में? कैसा लगा? 48 सवाल में कितना सवाल सही हुआ जी, ये कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो जरूर बनता है, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए। क्लास आपका डेली यहाँ पे सुबह 7 बजे, सुबह 9 बजे, 12 बजे दिन में, 3 बजे दिन में और 6:30 बजे शाम को, ये 5 टाइम क्लासेज चल रही है आपकी, ठीक है। सुबह 7 बजे वाली क्लास जो 1 दिसंबर से सुबह 7 वाली जो क्लास है वो 6 बजे हो जाएगी, ठीक है। और 6 बजे मैं शुरू करूँगा क्रैश कोर्स। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, बहुत कुछ छूट गया है, लेसन वाइज क्रैश कोर्स करवा देंगे। हर लेसन से जितना सारा ऑब्जेक्टिव सवाल होता है सब करवाते रहेंगे। और अभी मैं जो बीच बीच में 9 बजे क्लास में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं उन सभी सवाल को आप लोग पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, ठीक है। जब गेसिंग देंगे तो वही सब सवाल रहेगा, तो अगर पहले से याद होगा तो वाह, फिर तो दोनों हाथ में लड्डू फूटेगा, है ना। चलिए वीडियो का फिलहाल करता हूँ लास्ट, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।